तो आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक राज्य का स्टडी करने जा रहे हैं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इतिहास सीखना चाहते हैं और समझते हुए सीखना चाहते हैं, यहां तक कि किसी अन्य विषय को भी आप समझते हुए सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं जो इसका शीर्षक है प्रारंभिक राज्य, यहां से इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है यहीं से क्लियर हो जाएंगी कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो ध्यान से आप सुनिए कि पिछले क्लासों में जो हम पढ़ते आए हैं उसी को 1 मिनट में हम आपसे रिवाइज कराते हुए आपको इस चैप्टर 7 तक लेकर आते हैं। जैसा कि आपने सुना कि आरंभिक मानव जो होते थे जंगलों और गुफाओं में रहते थे। उनको ना ही कृषि करने आता था, ना ही पशुपालन आता था, ना ही वो बस्तियों गांवों में रहते थे, ना ही उन्हें शहर बसाने आता था। ये सारी चीजें उनको नहीं आता था। आगे चलकर ये आरंभिक मानव जो है कृषि करना सीखे। कृषि करने के साथ ही ये पशु पालना सीखे। पशु पालने के बाद जो है ये मानव जो थे उसके बाद जो है बस्तियों और गांव बसाना सीखे और आगे चलकर जो है ये शहर बसाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानव जो है लगातार जो है विकास करता रहा। यानी कि कभी ना कभी मानव जो है पहली बार कृषि किया, मानव जो है पहली बार पशुपालन करता है, पहली बार गांव और बस्ती बसाता है और पहली बार जो है शहर बसाता है। उसी तरीके से मानव जो है क्या करता है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो है राज्य जो बनाता है, यानी कि राज्य जो है सामने आते हैं। ये इससे पहले जो है ये कबीला वगैरह में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, समूह में रहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा राज्य जो है उसके अंतर्गत जो है यानी कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में कभी जो है उतना बड़ा राज्य सामने नहीं आया था। सबसे पहली बार ये बड़े बड़े राज्य जो है सामने आते हैं। असल में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। हम फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वहां से इसको समझने को शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऋग वैदिक काल, उसके बाद हम आएंगे ऋग वैदिक काल से आगे बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आएंगे प्रारंभिक राज्य, प्रारंभिक राज्य। ये तीनों चीजें जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, इसीलिए इसको एक साथ पढ़ना आसान होगा और आपको समझना भी आसान होगा। तो ऋग वैदिक काल में हम क्या देख रहे थे कि ऋग वैदिक काल में मनुष्य जो है एक जगह नहीं रहता था, घुमंतु था, पशुपालन करता था। पशुपालन करने की वजह से उनको एक जगह से दूसरे जगह जानना पड़ता था, यानी कि ये लोग घुमंतु थे। घुमंतु होने की वजह से क्या था कि इनका कोई क्षेत्र नहीं था, इनका कोई अपना विशेष क्षेत्र नहीं हुआ करता था। इस तरीके से राज्य का कोई मतलब नहीं था। ये किसी क्षेत्र विशेष में नहीं रहते थे। ये एक कबीला में रहते थे जो एक जगह से दूसरे जगह आता जाता रहता था, यानी कि इनका रिलेशन जो है किसी क्षेत्र विशेष से नहीं था। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यही मानव क्या करता है कि अब पशुपालन की जगह पर अपने पेशा के तौर पे कृषि की शुरुआत करता है। कृषि की शुरुआत करने की वजह से क्या होता है कि मनुष्य जो है अब एक जगह रहने लगता है, अस्थायी रूप से रहने लगता है। क्यों? क्योंकि खेती की देखभाल करने के लिए, बुआई, कटाई, रोपाई, ओसाई और सिंचाई वगैरह करने के लिए और जानवरों से बचाने के लिए एक जगह रहना जरूरी था। ये मानव जो है अब कृषि करने के साथ जो है अस्थायी से एक जगह रहना शुरू किया। अब जो है ये गांव बस्तियों में रहना शुरू किया, गांव बसाना शुरू किया। खैर, उससे आगे चलते हैं। जब ये लोग एक जगह रहने लगे तो लोगों का एक समूह बना जिसे हम जन कहते हैं, जिसे हम जन कहते हैं। और ये जन क्या था? किसी खास विशेष क्षेत्र में ये लोग जो है रहते थे। कृषि करने की वजह से बहुत सारे लोग जो है एक साथ रहने लगे और एक साथ रहने की वजह से वो क्षेत्र जो है जन कहलाया। इस तरीके से लोग जो है जन में रहने लगे। ये छोटा सा इकाई होता था, एक छोटा सा क्षेत्र होता था। उत्तर वैदिक काल में ही आगे चलकर कई जन जो है आपस में मिलकर क्या बनाए? जनपद बनाए। ऐसा था कि कुछ जन जो है आपस में मिलकर जनपद बनाए, या एक जन जो है दूसरे जन के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करके उसको अपने में मिला लेता है। अब जो है क्षेत्र की इकाई जो होती है जनपद हो जाती है और ये इकाई क्या होता है? ये क्षेत्र बड़ा होता है, ये क्षेत्र
बड़ा होता है। किससे? तो पहले वाले जन से जो था ये क्षेत्र बड़ा होता है। ऋग वैदिक काल से हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आए। देखें कि कबीला जो था वो क्या हो गया, पहले जन था, उसके बाद जनपद हो गया, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया। अब हम जो क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे चलकर प्रारंभिक राज्य में क्या होता है कि ये सारे जनपद, एक जनपद दूसरे जनपद पर क्या करता है, आक्रमण करता है और उसको जो है अपने में मिला लेता है। इस तरीके से एक महाजनपद जो है सामने आता है, महाजनपद जो है सामने आता है। और ये जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं उस क्षेत्र का एक बड़ा इकाई होता है। और हम कहते हैं कि पहली बार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है, एक बड़े राज्य सामने आते हैं। किस रूप में? तो महाजनपद के रूप में बड़े बड़े राज्य जो है सामने आते हैं। महाजनपद के बारे में आप अगर जानकारी चाहते हैं कहाँ से मिले, तो महाजनपद के बारे में जानकारी आपको बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों से मिल सकता है, धर्म ग्रंथों से मिल जाएगा। यानी कि इन महाजनपद के बारे में बढ़िया से जीवंत विस्तार उदाहरण जो आपको देखने को मिलेगा महाजनपद के बारे में, बौद्ध एवं जैन धर्म के जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनमें आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाता है। और इसी बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में 16 महाजनपद की जानकारी हमको मिलती है कि भारत के उस समय उत्तरी इलाके में, सामान्यतः जो है उत्तर भारत में 16 महाजनपद जो है सामने आ गए थे। अब फिर से एक बार आपको रिपीट कराएं कि ऋग वैदिक काल में जो था उस समय क्षेत्र का कोई इकाई नहीं बना था, लोग जो है किसी खास क्षेत्र में ही रहते थे। उत्तर वैदिक काल में आकर लोग जो है छोटे से समूह में रहने लगे और उस समूह का जो छोटा इलाका है वो जन कहलाया। आगे चलकर एक जन जो है दूसरे जन में मिल गया, या एक जन जो है दूसरे जन पे आक्रमण करके उसको अपने में मिला लिया। अब जो है उस इलाके का क्षेत्र जो है बड़ा हो गया और जन जो है जनपद कहलाने लगा। ठीक आगे चलकर कई वर्षों, कई सौ सालों के बाद क्या होता है कि जनपद जो है आपस में मिलकर, या एक जनपद जो है दूसरे जनपद को जीनकर क्या करता है, एक जो है महाजनपद बनाता है। यानी कि अब जो है व्यक्तियों का एक समूह जो है किसी खास क्षेत्र में जो रहता था उसका क्षेत्र जो है काफी बड़ा हो जाता है और हम कह सकते हैं कि एक बड़े बड़े राज्य जो है पहली बार जो है अस्तित्व में आते हैं। इनके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी मिल जाएगा, महाजनपद के बारे में। इसी बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों से क्या होता है कि 16 प्रकार के महाजनपद की जानकारी मिलती है। इन 16 महाजनपद में जो मुख्य थे उनमें से एक अंग महाजनपद था। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो था मगध था, काशी था, कौशल, अवंती, मल्ल और वज्जी। ये क्या थे? ये जो थे उस समय के कुछ जो है 16 महाजनपदों में से ये महाजनपद थे। इनका इलाका जो है बड़ा होता था। यानी कि महाजनपद, एक महाजनपद अंग, दूसरा मगध, काशी, कौशल, अवंती, मल्ल और वज्जी। इस तरीके से 16 महाजनपद का जो है उदाहरण बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत हमको मिलता है। और हम देखते हैं कि पहली बार जो है भारत या भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होता है कि बड़े बड़े राज्य जो है सामने आते हैं। अब जो है महाजनपद के बारे में कुछ चीजें हमको जान लेनी चाहिए कि महाजनपद जो है उनके शासन करने का तरीका क्या होता था। जैसे आज शासन करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक जो है लोकतंत्र होता है, एक जो है राजशाही होता है, एक है सैनिक तंत्र होता है, साम्यवादी शासन व्यवस्था होता है। तो कई तरीके की शासन व्यवस्था है जिसमें से सामान्यतः 2-3 शासन व्यवस्था जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और दूसरा जो है राजशाही शासन व्यवस्था जिसमें राजा जो है प्रमुख होता है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग जो है अपने नेता को खुद चुनते हैं, अपने राजा को खुद चुनते हैं। असल में हमको क्या करना है, हमको इस 16 महाजनपद के बारे में पढ़ना है कि उस समय के जो बड़े बड़े राज्य थे, जो महाजनपद थे, उनमें शासन की कौन सी व्यवस्था जो थी प्रचलित थी। इस समय इन महाजनपदों में 2 तरीके की शासन व्यवस्था जो थी प्रचलित थी। यानी 2 तरीके की शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो है शासन चलाया जाता था। उन दोनों को हम देखते हैं और समझते हैं कि आखिर उन दोनों में अंतर क्या है। तो शासन व्यवस्था कैसी होती थी, कहाँ की?
तो उसी महाजन पद के शासन व्यवस्था, तो हम कह सकते हैं कि एक शासन व्यवस्था जो था वो राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था, और दूसरा शासन व्यवस्था जो था वो गणतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक था। दोनों को बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम राजतंत्रात्मक को समझते हैं। राजतंत्रात्मक में क्या होता है ना कि राजा जो बनता है वो वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत। राजा कैसे बनेगा? तो वंशानुगत प्रक्रिया से या पैतृक प्रक्रिया से। इसको समझाने से पहले एक चीज, यदि आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ से इतिहास हमको सीखने को मिल रहा है, इतिहास जो है याद नहीं करना पड़ रहा है, इतिहास जो है समझने वाली चीज है, अब आपको लगता होगा कि इतिहास जो है रटने वाली चीज नहीं है बल्कि समझने वाली चीज है, और आपको जो है इतिहास समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यहां से आपको जो है इतिहास की एक आधारभूत समझ जो है, बेसिक कंसेप्ट जो है आपको मिलेगी, और आगे चलकर जो है ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, काफी महत्वपूर्ण होगी यदि आप आगे जाकर इतिहास में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या इस चैनल के तहत इतिहास से क्यों और भी अन्य जो विषय हैं उनको भी इसी तरीके से जो है पढ़ाया जाएगा, समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। एक कंसेप्ट बेस्ड स्टडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए जो है मेरे द्वारा काफी मेहनत किया जा रहा है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि चैनल को आप भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम देखते हैं कि ये जो राजतंत्रात्मक शासन होता था, जिसे हम कहते हैं वंशानुगत और पैतृक, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राजा कौन बनेगा? तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सिंपल सी है, कोई भी राजा का बेटा है यही काफी है। योग्यता राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा बनने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि वो आदमी जो है राजा का बेटा होना चाहिए, वही जो है राजा बनेगा। यही व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक या वंशानुगत व्यवस्था कहलाती है, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये जो महाजन पद जो थे उस समय के, इनका जो शासन केंद्र था, जहां से ये शासन करते थे, वो जो थे उस समय की उनकी राजधानियां थी। यानी कि ये राजधानियों के माध्यम से क्या करते थे? अपने राज्यों पर शासन करते थे। ये राजधानी उस समय क्या राजधानियों को देखो तो ऐसा लगता है कि उन राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। अब आप ये पूछिएगा कि ये किलाबंदी क्या है, तो इसको भी आप यहां से समझ लीजिए। इन राजधानियों की क्या की जाती थी? किलाबंदी की जाती थी। किलाबंदी का सीधा सा मतलब हुआ कि चारों तरफ से उसको क्या करना? दीवार से, ऊंची दीवारों से घेर देना किलाबंदी कहलाता है। सिंपल। यानी कि उस समय राजधानी को क्या किया जाता था? चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से क्या किया जाता? घेर दिया जाता था। इसका उद्देश्य शायद होता होगा कि बाहरी जो राज्य हैं उनके आक्रमण से बचने के लिए इस तरीके की व्यवस्था की जाती होगी। यानी कि राजधानी को क्या किया जाता होगा? बड़े बड़े दीवारों से किलाबंदी कर दी जाती थी, बड़े बड़े दीवारों से उसको घेर दिया जाता था। किलाबंदी करने के लिए सामान्यतः जो है ईंटों का इस्तेमाल होता था, पत्थरों का इस्तेमाल होता था, और यहां तक कि जो है लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके लिए यानी किलाबंदी के लिए लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। गणतंत्रात्मक को इसी क्लास में 10 मिनट के बाद जो है हम उसको समझेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि अब तक देख लिए शासन व्यवस्था का एक तरीका वंशानुगत पैतृक, जिसमें क्या होता था? शासन जो है राजधानियों से चलाई जाती थी। राजधानी को सुरक्षित करने के लिए किलाबंदी की जाती थी, और इसके लिए जो है किलाबंदी करने के लिए ईंट, पत्थरों और लकड़ियों का क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो अर्थ आते थे, यानी कि पैसे आते थे, वो कहाँ से आते थे? क्योंकि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो पैसा है।
आखिर जो है इतने मजबूत बड़े बड़े राज्य जो है किस तरीके से सामने आ गए, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो छोटे छोटे राज्य की जगह पर क्या हुए कि बड़े बड़े राज्य जो है सामने आ गए। तो अब एक चीज फिर आप यहां से समझिए कि उत्तर वैदिक काल के बाद आया हमारा प्रारंभिक राज्य का दौर, यानी कि बड़े बड़े राज्य के दौर जो है आए। इस समय में क्या हुआ कि इससे पहले जो है राजा बलि के तौर पर उपहार लिया करते थे, यानी कि राजतंत्र का खर्चे चलाने के लिए एक कर हुआ करता था, या उसको हम सामान्यतः क्या कहते थे, बलि कहते थे। बलि को हम कह सकते हैं ये उपहार है। इसी के द्वारा जो है राज्य का खर्चा चलता था, और ये खर्चा जो था, ये बलि जो था स्वैच्छिक था, यानी कि देने वाले के मन के ऊपर जो है ये निर्भर करता था कि देने वाला देगा कि नहीं, और देगा तो कितना देगा, ये उसके मन के ऊपर था, स्वैच्छिक था। उसको हम बलि कहते थे, उपहार के तौर पर दिया जाता था। लेकिन प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत यानी कि महाजनपद के अंतर्गत क्या हुआ कि इस बलि के प्रथा को समाप्त कर दिया गया और कर की अस्थाई व्यवस्था की गई। यानी कि राज्य के खर्चे चलाने के लिए क्या किया गया, अब जो है सबसे ज्यादा अस्थाई व्यवस्था किया गया। इसमें सबसे पहला काम जो किया गया वो किसानों के ऊपर कर लगाया गया। किसानों के ऊपर कर लगाया जाना एक काफी महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अधिकांश आय जो होता था वो किसानों के उपज से ही होता था। तो सबसे पहले क्या किया गया इस दौर में कर की प्राप्ति के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए, कि किसानों पर कर लगाया गया। किसानों पर कर लगाया गया। कैसे लगाया गया, तो उपज का 6वां हिस्सा जो है किसान को देना होता था। उपज का 6वां हिस्सा किसान को देना होता था। इतना ही नहीं, जो कारीगर होते थे, जो कारीगर या जो शिल्पी होते थे, जो हाथ से काम किया करते थे, वो भी, उनको भी क्या करना होता था कि महीने में एक दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। राजा के लिए उनको भी कर के रूप में एक दिन काम करना पड़ता था। व्यापारियों को क्या करना पड़ता था, तो व्यापारी जब सामान खरीदते थे, खरीदने और बेचने पर क्या किया जाता था, इनके ऊपर कर लगाया जाता था। बेचने और खरीदने के लिए इनके ऊपर कर लगाया जाता। जो पशुपालक थे उनका क्या किया जाता था, तो पशुपालक पे भी कर लगाया जाता था। वो कर जो है डायरेक्ट जो है पशुओं के तौर पर, या जो पशु से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन पर जो है कर लगाया जाता था। यानी कि जो पशुपालक होते थे या तो सीधा साधी जो है पशु ही दे दे, या पशु से रिलेटेड जो भी चीज है, जैसे चमड़ा हुआ, मांस हुआ, या हम कह सकते हैं अगर गाय है तो दूध, घी, ये सारी चीजें जो है ये पशुपालक को देना पड़ता था। किस तौर पे, कर के तौर पर। किसको देना होता था, तो राजा को देना होता था। और कौन बचा, तो हम कह सकते हैं कि आखेटक जो थे, यानी कि जो शिकारी थे, जो जंगलों में रहते थे, जो संग्राहक थे, जो जंगलों में रहते थे और शिकार करके और खाना इकट्ठा करके अपना जो है भोजन की प्राप्ति करते थे, अपना जीवन निर्वहन करते थे। वो भी क्या करते थे कि जंगल के सामान जो है, जंगल के जो उत्पाद हैं, उनको राजा तक पहुंचाना होता था। उनको भी क्या करना होता था, राजा। यानी कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले लगभग जितने लोग थे सबको जो है कर के दायरे के अंतर्गत ला दिया गया। कर के दायरे के अंतर्गत जो पहले क्या था, पहले स्वैच्छिक था। अगर आपको पसंद है तो दे, नहीं पसंद है तो नहीं दे। बलि जो था उपहार के तौर पर जो है राजा को कुछ भेंट दी जाती थी। लेकिन बाद में आगे चलकर क्या हुआ कि राजा ने जो है कर को अस्थाई कर दिया, परमानेंट कर दिया। यानी कि उस क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो भी लोग थे उनको जो है अब कर की अदायगी करनी पड़ती थी। उसके अंतर्गत किसान भी शामिल हो गए, पशुपालक भी शामिल हो गए, कारीगर भी शामिल हो गए, आखेटक और संग्राहक जो थे वो भी शामिल हो गए, व्यवसायी लोग जो थे वो भी शामिल हो गए। अब यहां से समझने वाली चीज है कि अब जो है राजा को क्या हुआ कि इन सारी चीजों से कर की प्राप्ति होने लगी। कर की प्राप्ति होने से क्या हुआ कि राजा के पास
जो है धन जो है कर की प्राप्ति होने लगी अस्थाई रूप से। इससे राजा के पास जो है धन अधिक हो गया, धन अधिक हो गया। धन अधिक होने की वजह से क्या हुआ कि राजा जो है अब एक अस्थाई सेना रखने लगा, अस्थाई सेना रखने लगा और अस्थाई कर्मचारी रखने लगा, जिनको जो है यह वेतन देकर अपना काम करवाता था। यानी शासन चलाने के लिए कर्मचारी प्रशासक लोग चाहिए, तो अब अस्थाई रूप से उनको रखकर वेतन देकर उनको रखा जाने लगा। अस्थाई सेना रखने लगा। अस्थाई सेना रखने का फायदा क्या हुआ कि अब जो है राजा जो था, यानी कि महाजन पद का जो राजा था एक महाजन पद से दूसरे महाजन पद पे आक्रमण करके उस क्षेत्र को आसानी से मिला सकता था। अब जो है राजा के पास जो है राजा जो है अधिक बलवान हो गया, अधिक बलवान हो गया, उसके पास जो है अधिक शक्तिवान हो गया, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा ताकत आ गया। आखिर ताकत आता कैसे है? तो ताकत जो है पैसे से ही आता है, और पैसे की ही इंतजाम यहाँ पे कर लिया गया, और उस पैसे के इंतजाम होने की वजह से ही राजा जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और जो है अपने आसपास के जो भी राज्य जो ज्यादा मजबूत हो गए, अपने आसपास के राज्य को क्या करते थे? हड़प लेते थे, मिला लेते थे, युद्ध करके उसको अपने अंतर्गत ले लेते थे। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है मगध राज्य जो है इन सारे महाजन पदों में इतना मजबूत और शक्तिशाली कैसे हो पाया। आखिर उसके शक्तिशाली होने का कारण क्या था? महाजन पद 16 महाजन पद थे, लेकिन इनमें जो है मगध ही इतना शक्तिशाली क्यों हो पाया, उन कारणों को हम देखते हैं और खंगालने की कोशिश करते हैं। तो मगध आखिर इतना मजबूत कैसे बन गया, उसका सबसे पहला कारण हम कह सकते हैं कि ये जो था मगध जो था गंडक, यानी कि मगध राज्य जो था उसके क्षेत्र से गंगा और गंडक 2 नदियां बहती थी, गंगा और गंडक, यानी कि मगध राज्य से होकर 2 नदियां बहती थी, और दोनों नदियों में क्या क्या नाम था? गंगा और गंडक। इससे फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि गंगा और गंडक नदियों के बहने की वजह से क्या हुआ, इनका पानी जो है बारिश के मौसम, वर्षा के मौसम में इन क्षेत्रों में आता होगा, और इससे जो है ये जमीन जो है उपजाऊ थी। यानी कि उस समय में जो भी भूमि हुआ करती थी उन भूमियों में मगध का भूमि जो था ज्यादा उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि मगध से जो है 2 नदियां गुजरती थी। एक चीज क्लियर है कि मिट्टी जो है यहाँ का काफी ज्यादा उपजाऊ होती थी। मगध जो है वर्तमान बिहार का ही क्षेत्र है, जहां से गंडक और गंगा नदी बहती है। दूसरा रीजन हम कह सकते हैं कि व्यापार में आसानी होता था, व्यापार में आसानी होता था। किन वजहों से? तो इन नदियों के वजह से या इन नदियों के सहारे वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। यानी कि इन नदियों के सहारे जो है व्यापार के काम को पूरा किया जाता था, यानी कि व्यापार भी जो था अपने चरम अवस्था पे था। कृषि और व्यापार जो थे मगध साम्राज्य में क्या थे? बेहतर अवस्था में थे। इस कारण जो है क्या होता था, मगध साम्राज्य को एक बेहतर कर की प्राप्ति हो पाती थी, यानी कि पैसे की दिक्कत नहीं थे। 2 चीज हुआ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हुआ क्या कि मगध का जो क्षेत्र था इसका बहुत बड़ा जो भाग होता था वो जंगलों से घिरा था। जंगलों से घिरे होने का मतलब क्या हुआ कि इन जंगलों में हाथियों को पकड़कर क्या किया जाता था? हाथियों को पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था, और इनको क्या किया जाता था कि युद्ध में इनका प्रयोग किया जाता था। मगध का एक बहुत बड़ा इलाका जो है जंगलों से घिरा होता था, और इन जंगलों में हाथियों की संख्या काफी ज्यादा थी, और इन हाथियों को पकड़कर जो है क्या किया जाता था कि इनको प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर इनको युद्ध के काम में लाया जाता था। इसलिए भी मगध जो था काफी जो है मजबूत और शक्तिशाली था। दूसरा रीजन, या हम कहें चौथा रीजन क्या हो सकता है? तो चौथा रीजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में उस समय लोहे की प्राप्ति होने लगी, यानी कि लौह अयस्क जो थे
ये इन क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता था। यानी कि लोहे के औजार बनाना, लोहे के औजार और हथियार बनाना मगध के लोगों के लिए आसान हो गया। यानी कि उनको जो है लोहे से बने हथियार और औजार आसानी से उपलब्ध हो पाते थे, जिनका इस्तेमाल जो है ये सामान्यतः युद्ध वगैरह में करते थे और दूसरे राज्यों पर भारी पड़ जाते होंगे। पैसे से मजबूत थे ही, कृषि अच्छी होती थी, व्यापार अच्छा था। दूसरा जो है युद्ध के लिए इनके पास लोहा था जिससे वो हथियार और औजार बनाते हैं, और युद्ध के लिए इनके पास हाथी भी होती थी जिनको पकड़कर जो है युद्ध में प्रयोग या इस्तेमाल किया जाता था। इन सब के अलावा एक जो है और भी सबसे महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है कि इनके जो शासक हुए, यानी कि मगध साम्राज्य के जो शासक हुए उनमें से अधिकांश जो है योग्य शासक हुए। जैसे उसमें से हम कुछ का नाम ले सकते हैं। बिंबिसार जो है, बिंबिसार, उसके बाद जो है अजात शत्रु, हम लोग उसके बाद अशोक महान को भी देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं, धनानंद को देखते हैं, यानी कि ये जो राजा थे ये सारे योग्य राजा जो है मगध को प्राप्त हुए। इनकी जो है कूटनीतिक चाल और युद्ध रणनीति जो है इनकी बेहतर होने की वजह से, या युद्ध कौशल जो है इनका बेहतर होने की वजह से, इन सारी चीज़ों का, हाथियों का, लोहे के औजार का और इनके पास जो संपत्ति अर्जित हो गई थी उनका जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने राज्य को क्या किए, विकास के चरम अवस्था पे ले गए। और मगध को क्या किया, मगध को न केवल बिहार की बल्कि उस समय भारत के सबसे बड़े महाजनपद, सबसे बड़े राज्य के रूप में इसको स्थापित किया। तो ये कुछ कारण थे जिनके वजहों से जो है मगध साम्राज्य जो है अन्य महाजन पदों की तुलना में क्या हुआ, काफी बड़ा हुआ, काफी शक्तिशाली रहा। इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने पीछे क्या देखा कि महाजन पदों में शासन व्यवस्था जो थी वो दो तरीके की होती थी। एक तरीका जो था वो राजतंत्रात्मक शासन था जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था, और दूसरा एक शासन व्यवस्था था जिसे हम गणराज्य कहते हैं, गणराज्य कहलाता था या गणतंत्रात्मक होता था। उससे भी पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि यदि जो है अब तक जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप इतिहास जो है सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इतिहास जो है रटने वाली चीज़ नहीं है, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और शासन व्यवस्था था जो गणतंत्रात्मक कहलाता था, गणतंत्रात्मक कहलाता था। और जहां भी ऐसे शासन व्यवस्था थी वो राज्य जो थे गणराज्य कहलाते थे। यानी कि शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं कि गणतंत्रात्मक। तो जिन राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उन राज्यों को गणराज्य कहते हैं। चलिए इसमें कुछ गणराज्य का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि शाक्य, लिच्छवी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि विदेह, वज्जी। तो इस तरीके के ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो गणराज्य के उदाहरण है। सामान्यतः गणराज्य क्या होते थे कि छोटे छोटे आकार के होते थे। सामान्यतः ये जो गणराज्य हैं शाक्य, लिच्छवी, विदेह, वज्जी, इनका आकार जो है छोटे आकार का होता था, छोटे छोटे ये आकार के होते थे, ये बड़े नहीं होते थे। और ये जो है क्या कहलाते थे, या तो गण कहलाएंगे या तो संघ कहलाएंगे। एक चीज समझिए कि राजतंत्रात्मक शासन क्या हुआ, उनका आकार जो है बड़ा हो गया। गणतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत जो गणराज्य थे जैसे शाक्य, लिच्छवी, विदेह, वज्जी, इनका आकार जो है काफी बड़ा नहीं होता था, इसलिए ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें गण या संघ कहते हैं। अब जो है असल चीज आता है समझने वाला कि गणराज्य के अंतर्गत सबसे खास चीज क्या होता था कि ये जो गण होते थे
ये आपस में मिलकर क्या करते थे, एक संघ बनाते थे। ये आपस में मिलकर, हम समझेंगे कि गणराज्य के अंतर्गत क्या होता था, वहीं से हम संघ के माध्यम से ही उसको समझ लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे गण थे वो क्या करते थे, ये सारे गण जो है आपस में मिल गए और क्या किए, एक संघ बनाए। क्या बनाए, एक संघ बनाए, यानी कि गण मिलकर क्या कर रहे हैं, एक जो है संघ बना रहे हैं। अब समझना है कि ये संघ जो है कैसे काम करते थे। हर गण से जो है एक राजा आता था, यानी कि एक एक राजा जो है हर गण अपना भेजता था, उनसे मिलकर संघ बनता था। अगर जो है राज्य से संबंधित इसी तरीके का एक राज्य था, संघ था, जिसका नाम है वज्जी, यानी कि छोटे छोटे गण मिलकर एक संघ बनाए, उनमें से एक महत्वपूर्ण संघ जो था वज्जी था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि वज्जी राज्य जो था या जो गणराज्य था, उसके अंतर्गत अगर आपको कोई निर्णय लेना हो या अपना जो है नेता चुनना हो, तो सबसे पहले क्या करते थे लोग, जो है एक जगह बैठकर, उसको हम क्या बोलते थे, सभा। लोग सभा में बैठते थे और सभा में बैठकर ये तय करते थे कि हमारा जो है राजा कौन होगा, यानी कि अपना नेता जो है खुद चुनते थे। जिस तरीके से आज लोकतंत्र में, आज हमारे भारत में या विश्व के अधिकांश देशों में हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने नेता, अपने प्रतिनिधि, अपने मुखिया, अपने राजा को हम खुद चुनते हैं और हमको यह अधिकार होता है कि उनको हटा भी दे। ठीक ऐसा ही शासन जो था प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। उसी में एक ऐसा गणराज्य था जिसको हम वज्जी कहते हैं, जो कई गणों से मिलकर बना था, संघ कहलाता था। उसमें जो है वहां का राजा जो होता था, जो राजा था, उसका चुनाव जो है सभा करती थी और इस सभा में अलग अलग जगह के अलग अलग गण के लोग जो है मिलकर काम करते थे। युद्ध से संबंधित अगर रणनीति बनाना हो तो सारे सभा के लोग जो है एक साथ मिलकर जो है युद्ध से संबंधित रणनीति बनाते थे, या लोक कल्याणकारी के जो काम करना है वो आपसी सहमति से बैठकर ही किया जाता था। यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास की अगर सबसे खास विशेषताओं में से आपसे कोई पूछे तो आप कहिए कि भारतीय प्राचीन इतिहास में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जो है उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो वर्तमान बिहार का ही इलाका है। जैसे वज्जी एक गणराज्य था जो कई गण से मिलकर बना हुआ था। ये एक ऐसा गणराज्य था जहां लोग जो है अपने राजा को आपसी सहमति के माध्यम से चुनते हैं, जैसे आज हम लोकतंत्र में चुनते हैं, और उसको आपसी सहमति से हटा भी देते थे। राज्य चलाने के लिए भी जिस तरीके से आज संसद की बैठक होती थी, उसी तरीके से राज्य चलाने के लिए सभा की भी बैठक होती थी। लोगों को उस सभा में बैठना अनिवार्य होता था और आवश्यक मुद्दों पर वाद विवाद होता था, विचार विमर्श होता था, तर्क वितर्क होता था, और तब जाकर कोई निर्णय लिया जाता था और राज्य के हित में कोई काम किया जाता था। तो इस तरीके से भारतीय प्राचीन इतिहास जो है गौरवशाली है, हमको जो है प्राउड होना चाहिए, हमको जो है प्राउड फील होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हमको इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ना था। अब जो है अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो आपकी अब बारी है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।